हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7 दिसंबर के करेंट अफेयर्स और कल 8 दिसंबर को करेंट अफेयर्स नहीं आएगा। ठीक है, मैं लीव पर हूँ तो कल का करेंट अफेयर्स नहीं आएगा, तो 2 दिनों के करेंट अफेयर्स को फिर हम साथ में डिस्कस कर लेंगे 8 एंड 9 के। क्लियर है? अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे एंड टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना तो टेलीग्राम का लिंक है, तो लिंक पे क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाओगे। डन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो 7 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। बेसिकली जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको जब फॉर्म किया था और उसकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी, तब डिसाइड किया गया कि 7 दिसंबर को हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट करेंगे। तो 1994 में इस दिन की शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 7 दिसंबर 1944 में हुआ था और जब इसी ऑर्गेनाइजेशन की 50वीं सालगिरह थी तब इस दिन की शुरुआत हो रही है। इसका हेड ऑफिस आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिल जाएगा। ये वही जगह है मॉन्ट्रियल जहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड। ठीक है, ओजोन के क्षरण से संबंधित जो प्रोटोकॉल हुई थी वो मॉन्ट्रियल कनाडा में ही हुई थी। अब यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की थीम क्या है? तो थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये थीम है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन को डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक छोटी सी अपडेट के बारे में। रिसेंटली एसएससी सीजीएल का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और जो भी स्टूडेंट इस करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, अगर आपका या आपके फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का सीजीएल निकला है, मतलब क्लियर हुआ है और उसमें थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन हमारा या हमारे करंट अफेयर्स का है, तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना जो विक्ट्री है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच हमने लॉन्च किया है जनरल अवेयरनेस का। इसमें सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, पीवाईक्यू के साथ है। इस कोर्स को आप कंप्लीट भी और इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली कोर्स को ले सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज परचम का जो टेलीग्राम है, परचम का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ से भी आप कोर्स को ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। पहली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति और ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन बन गई हैं जिन्होंने मार्स रोवर को ऑपरेट किया। आप सभी को पता होगा कि नासा एक मिशन लॉन्च कर रहा है जिसमें होगा परसिवेरेंस रोवर, और ये रोवर जो है वो मार्स से, मंगल ग्रह से सैंपल को कलेक्ट करके अर्थ पे वापस लेकर आएगा। ठीक है, तो नासा में ही काम करती हैं साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति और फर्स्ट इंडियन सिटीजन बन गई हैं जिन्होंने मार्स के रोवर मिशन को कमांड किया है। अगर हम नासा की बात करते हैं तो 29 जुलाई 1958 में नासा का फॉर्मेशन होता है यूएसए में और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है विल नेल्सन। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है शीतल देवी। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि न्यूज़ में रही शीतल देवी का एसोसिएशन किस स्पोर्ट्स से है? तो ये आर्चर हैं, आप देख सकते हैं। तीरंदाजी से इनका रिलेशन है, लेकिन ये पैरा आर्चर हैं। क्या है ये? पैरा आर्चर है। तो देखो हुआ क्या, अभी रिसेंटली ना 4th एडिशन एशियन अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 4th एडिशन जो एशियन पैरा गेम्स या एशियन अवार्ड्स हैं जिनको एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, रियाद में ये सेरेमनी या कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे 6 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया। उन 6 कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है बेस्ट यूथ एथलीट। तो बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? शीतल देवी को दिया है, जो कि इंडियन पैरा आर्चर है और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था जो हांगझाओ में पैरा एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पर। ठीक है, सो इंडियन पैरा आर्चर शीतल देवी इमर्ज विक्टोरियस एट द 4th एडिशन ऑफ एशियन अवार्ड्स एट रियाद और इन्होंने बेस्ट यूथ एथलीट का टाइटल अपने नाम किया है। और रिसेंटली एशियन पैरालंपिक कमेटी की जनरल कॉन्फ्रेंस या जनरल मीटिंग भी रियाद में कंडक्ट हुई थी, वहाँ पर यह फैसला लिया गया है।
ये जो होंगजोंग गेम हुए थे पैरा एशियन गेम्स, उसमें इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल और जो टीम इवेंट होता है उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो इनके अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड शीतल देवी को दिया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये जो अवार्ड है ना एशियन अवार्ड्स, ये हर 2 साल में दिए जाने वाले अवार्ड है और 6 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, जैसे कि बेस्ट मेल एथलीट, बेस्ट फीमेल एथलीट, बेस्ट यूथ एथलीट एटसेट्रा, बेस्ट टीम परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमको जो नाम याद रखना है वो बेस्ट यूथ एथलीट का ही रखना है, जो कि शीतल देवी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो रिसेंटली एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स को भी इलेक्ट किया गया है जनरल मीटिंग में, और ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो इलेक्ट हुए हैं ये 2027 तक काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे बेस्ट फीमेल और बेस्ट मेल एथलीट भी हम देख लेते हैं। तो बेस्ट फीमेल एथलीट जो है वो उज्बेकिस्तान की है, जिनका नाम है एसिला मिर्जायोरोवा। ये उज्बेकिस्तान की एथलीट है। अगर हम बेस्ट मेल एथलीट की बात करते हैं तो ये चाइना के हैं, जिनका नाम है पेंग ज़ैंग। ठीक है, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं IBBI, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड या बोर्ड ऑफ इंडिया के बन चुके हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इनका नाम है जितेश जॉन। तो जितेश जॉन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2016 में, 2016 में। जो हमारे असेट से रिलेटेड मामले होते हैं या फिर आपके जो NPA से रिलेटेड मामले होते हैं और हमारे इंडिया का क्रेडिट कल्चर इंप्रूव करना इस बोर्ड का काम होता है। ठीक है, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है राजीव आनंद। ये है राजीव आनंद जी, और इन्हें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नया चेयरमैन बनाया है। एक्चुअली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो चेयरमैन थे उनका नाम था अनलजीत सिंह, और अनलजीत सिंह जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, रेजिग्नेशन दे दिया गया और वो पोजीशन खाली हो गई। तो फाइनली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन बनाए गए हैं राजीव आनंद को। डन। चलिए अगली बात करते हैं। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, मिस्टर ब्रिटेन एंड मिस्टर यूरोप भी रह चुके हैं, बट ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 57। केवल 57 साल के थे और इनका नाम था शॉन डेविस। ठीक है, शॉन डेविस इनका नाम था। मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं 1996 में और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग जो CGL अभी क्वालिफाई किए हैं वो लोग अपने मैसेज मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट है अबाउट द जनरल अवेयरनेस जो हमारा कोर्स है या करेंट अफेयर्स कैसे तैयारी करनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर केवल और केवल 2 to 4 ही अवेलेबल रहता है। डन। चलो अब बात करते हैं स्टेट न्यूज़ के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में जिसका नाम है मेघालय, और जहाँ पे बहुत ही फेमस है गारो, खासी और जैंतिया ट्राइब्स एंड हिल्स। तो इन्हीं हिल्स में आपको देखने को मिलेगा टर्मरिक, मतलब हल्दी। तो मेघालय की लैकडोंग टर्मरिक को जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब GI टैग दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, GI टैग सर्टिफिकेशन जो है वो 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, उसके बाद इसे आपको रिवाइव या रिन्यू कराने की ज़रूरत होती है। तो वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी ऑफ टर्मरिक, वर्ल्ड की बेस्ट टाइप ऑफ हल्दी जो है वो आपकी लैकडोंग टर्मरिक है, जो कि आपको जैंतिया हिल में देखने को मिलेगी मेघालय में। जैंतिया हिल मेघालय में आपको देखने को मिलेगी। इसका कलर जो है वो डार्क येलो आपको देखने को मिलेगा, और विदाउट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, इसमें यूज़ नहीं किया जाता है उर्वरक का या फर्टिलाइज़र का, और ग्रोथ की जाती है इनकी कहाँ पर, जैंतिया हिल में, और इन्हें GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन। देखिएगा, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा रिसेंटली एक GIS एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है M-Action Soft। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो पहली चीज़ तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, एक है ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन और एक दूसरा मोबाइल सोल्यूशन है M-Action Soft। अब ये ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन क्या करता है? तो ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन बेसिकली
आपकी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जो भी काम कर रहे हैं वो सारे काम जिनको फाइनेंशियल असेसमेंट प्रोवाइड होता है फाइनेंस कमीशन से, जैसे कि ब्रिज बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, या कुछ भी काम आपकी ग्राम पंचायत में हो रहा है, किस एरिया में कितना काम हुआ है, कहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी एडवाइस की ज़रूरत है, तो इस ग्राम मानचित्र की मदद से वो सारे काम हो जाएंगे। तो बेसिकली एक प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, एक पूरा प्लान तैयार करने के लिए फॉर द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट क्या हो रहा है उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म ग्राम मानचित्र तैयार किया गया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र, ये एप्लीकेशन बेसिकली ग्राम पंचायत को सपोर्ट करता है कि वो ग्राम पंचायत लेवल पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एसेट्स को तैयार करने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा मिनिस्ट्री के द्वारा एक एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें क्या करना है, ये 3 स्टेजेस में काम करता है। पहला तो इनिशियल स्टेज, जब आपकी काम की शुरुआत हो रही है, ड्यूरिंग द वर्क, जब आपका काम रनिंग हो रहा है, और जब आपका काम फिनिश हो जाता है। तो 3 फेजेस में आपको क्या है, पिक्चर लेके इस मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करनी है, जिससे जो हेड हैं, ब्लॉक हेड हैं, उनको भी पता चले कि कितना काम हुआ है, किस स्पीड से काम हो रहा है, या स्पीड को और बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये जो असेट तैयार किए जा रहे हैं उनको एक जियो पार्शियल टैग भी मिल जाएगा, एक जियो टैग भी इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ग्राम पंचायत ऑफिसर है वो एक अचीवेबल डेवलपमेंट प्लान तैयार कर पाएंगे और उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। द असेट क्रिएटेड अंडर द फाइनेंस कमीशन फंड्स आर जियो टैग्ड विद द फोटोग्राफ ऑफ असेट बाय द पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IIGF, मतलब इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की जो मीटिंग हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। बेसिकली इस फोरम में जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइबर क्राइम से एसोसिएटेड हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी पे बात करते हैं, ऐसी सारी कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और कई सारे पॉलिसीज़ पे डिस्कशन करते हैं जो कि इशू होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। क्लियर है? अब इसकी थीम क्या है? मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा, ये इसकी थीम है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के अंतर्गत ही इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को सेटअप किया गया था 2021 में, इसे क्रिएट किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्मी के बारे में। तो आर्मी ने ना डिप्लॉय किया है डबल हेम्प्ड कैमल इन द ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर। तो आर्मी के द्वारा ये जो 2 कुबड़ वाले ऊंट आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, इन्हें डिप्लॉय किया गया है ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में। कुछ समय पहले DRDO ने इन पर रिसर्च भी की थी कि बिल्कुल ये अधिक से अधिक सामान को कैरी करके जो ट्रूप्स हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ट्रूप की लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है डबल हम्प्ड कैमल, जिनको वेक्टीरियन कैमल भी कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में आपका अफगानिस्तान से चाइना और मंगोलिया, तिब्बत और आपका जो नुब्रा वैली है, उन पूरे एरिया में आपको जो है ये कैमल देखने को मिलेंगे। इनका जो डबल हम्प्ड होता है ये बेसिकली फैट को स्टोर करने में इनकी मदद करता है। अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं इस कैमल की, तो इनका नाम है कैमेलस वेक्टरिनस। ठीक है, ये इनका साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेगा। तो गोबी डेजर्ट में हो गया, मंगोलियन प्लेन में और नुब्रा वैली लद्दाख में आपको ये कैमल देखने को मिलेंगे। कुछ समय पहले DRDO डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिसर्च भी कंडक्ट की गई थी इन कैमल पे लेह में, कि ये जो कैमल है ये कैपेबल है 170 kg तक लोड को कैरी करने में 17,000 फीट की हाइट पर एल्टीट्यूड पे ईस्टर्न लद्दाख एरिया में। क्लियर है? पहले इनको पायलट बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था LAC में, जो पेट्रोलिंग करने, मतलब जो आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, उनमें पेट्रोलिंग करने के लिए पहले इनको पायलट बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए जो जूनियर वर्ल्ड कप होते हैं या जूनियर जो भी चैंपियनशिप होती हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उतना डीप जाके एग्जामिनर नहीं पूछता है। लेकिन बस कहीं कोई क्वेश्चन रह ना जाए और फिर कल को आप मुझे मैसेज ना करो कि मैम ये छूट गया या पढ़ाया नहीं, इसलिए बस इस करंट अफेयर्स को मैं लेकर आई हूँ कि IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रिसेंटली कंक्लूड हुई है अर्मेनिया में। भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था और टोटल 17 मेडल भारत ने जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल है एंड 5 ब्रोंज मेडल है। तो आपको क्या याद रखना है कि IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? अर्मेनिया में हुई है। भारत ने कितने मेडल जीते? तो 17 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड है, 9 सिल्वर है एंड 5 ब्रोंज है।
ठीक है। अगर वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो रशिया के बाद सेकंड नंबर पे भारत ही है गोल्ड में, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट के बारे में जो रिसेंटली क्रैश हो गया, और क्रैश होने के बाद इसमें जो क्रू मेंबर थे और जो ट्रेनी पायलट थे दोनों की डेथ हो गई, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो मैं बात कर रही हूँ पिलेटस PC-7 MK2। तो अगर आपसे पूछा जाए ये पिलेटस PC-7 MK2 क्या है तो आप बता दीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट है जो रिसेंटली क्रैश हो गया। कहाँ? एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल तेलंगाना में। बेसिकली ये 2 सीटर आपका ट्रेनी एयरक्राफ्ट मिलेगा। आगे जो है वो क्रू, जो मतलब आपका ट्रेनी पायलट है वो बैठता है, और नीचे पीछे उनके इंस्ट्रक्टर बैठते हैं जो उनको इंस्ट्रक्ट देते हैं कि हाउ टू फ्लाई। 4 घंटे तक ये जो प्लेन है ये फ्लाई कर सकता है। 1970 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, इनकी फर्स्ट सीरीज़ को, सेकेंड सीरीज़ को 1990 में इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया। इनकी मैक्सिमम स्पीड 412 किलोमीटर पर आवर होती, 412 किलोमीटर पर घंटे से उड़ सकते हैं 10,000 मीटर की हाइट पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA विजन 0 2023 अवार्ड। तो बेसिकली यहाँ पे 23rd नंबर की वर्ल्ड कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, किस पे? सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। कहाँ पर? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो यहाँ पर हमारे भारत का जो ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उनको इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA विजन 0 2023 अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। अच्छा, ये बॉडी क्या करती है? ये इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का काम क्या है? तो हमारे इंडिया के अलावा अदर जो कंट्रीज़ में जो बॉडीज़ है या इंस्टीट्यूट है, जो सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के तैयार करना और पॉलिसीज़ वगैरह डिस्कस करना। इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था और लगभग 320 मेंबर इंस्टीट्यूट 160 कंट्रीज़ के इसके मेंबर अभी आपको देखने को मिलेंगे, और हेड क्वार्टर मिल जाएगा जेनेवा में। क्लियर। लेकिन अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि ये ESI एक्ट 1948 के बाद फॉर्म हुई है। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर काम करने वाली ये संस्था या बॉडी है, ठीक है। चलिए अब COP28 को वापस से एक बार हमें चर्चा करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं हम डिस्कशन। COP28 की मीटिंग कहाँ हो रही है? तो UAE में हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइमेट क्लब फॉर्म किया गया है, ठीक है। COP28 में फैसला लिया गया और लॉन्च किया गया क्लाइमेट क्लब, ठीक है। जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है UAE में, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया, जिसको लीड फिलहाल कर रहा है, इसको को चेयर कौन कर रहा है? जर्मनी एंड चाइल कर रहे हैं या चिली कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 36 मेंबर कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। मकसद क्या है? तो मकसद केवल यही है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करना है जिससे हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की मदद कर सकें, ठीक है। एम्बिशियस पॉलिसीज़ तैयार करनी है क्लाइमेट चेंज से को लेकर, क्लाइमेट चेंज से हम कैसे फाइट कर सकते हैं उसके लिए पॉलिसी तैयार करना। तो इस तरीके से एक क्लाइमेट क्लब बनाया गया है। इसको फिलहाल को चेयर कर रहे हैं जर्मनी एंड चिली, और 2 साल तक इसे को चेयर करेंगे, क्लियर। इसके अलावा एक और फैसला लिया है कि जो क्लाइमेट क्लब है इसका एक सेक्रेटरिएट मतलब एक सचिवालय बनाया जाएगा कि क्लाइमेट क्लब कैसे काम करेगा, कितने मेंबर्स होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, फंडिंग कैसे होगी, फंडिंग को रेगुलेट कौन करेगा, एटसेट्रा। तो इसके लिए एक सेक्रेटरिएट भी तैयार किया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। पर जब तक सेक्रेटरिएट तैयार नहीं होता, जब तक सचिवालय का फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जॉइंटली इसके सेक्रेटरिएट को होल्ड करेंगी या हेल्ड करेंगी, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है कि जब अभी तो 36 मेंबर्स इस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जब 40 मेंबर हो जाएंगे, 40 मेंबर हो जाएंगे इस क्लाइमेट क्लब में, तो उसके बाद हम एक स्टीयरिंग ग्रुप भी तैयार करेंगे, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे बोली गई है। डन। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा। तो रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा को रिवील किया गया है और इस डेटा में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, इसका फॉर्मेशन 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारे गृह मंत्रालय के अंदर काम करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये संस्था है, जो कि
क्राइम से रिलेटेड जो भी मैटर होता है उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम, उनके डेटा को तैयार करने का काम, एनालिसिस करने का काम बेसिकली करती है। तो क्राइम एंड क्रिमिनल से रिलेटेड आपको ये बॉडी देखने को मिलेगी विच इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद और नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था अंडर द होम मिनिस्ट्री। क्लियर है। अब यहाँ पे अपडेट क्या आया है, तो यहाँ पे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा सामने आया उसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा जो एफआईआर रजिस्टर की गई हैं वो कहाँ पे की गई हैं, दिल्ली में। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार या महिलाओं के खिलाफ जो भी क्राइम्स हुए हैं उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा जो एफआईआर रजिस्टर की गई हैं वो फर्स्ट नंबर पे दिल्ली में है। दिल्ली के बाद आपको देखने को मिलेगा मुंबई एंड देन बेंगलुरु। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर हुई हैं क्राइम अगेंस्ट द वीमेन। क्लियर रहती चीज़ें। नेक्स्ट है, अगर हम क्रिमिनल इंसिडेंट्स देखें तो क्रिमिनल इंसिडेंट के सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हुए हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र एंड देन मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस या क्राइम्स हुए हैं। और अगर हम सिटी वाइज देखते हैं तो सिटी वाइज सबसे टॉप पर दिल्ली है, दिल्ली के बाद मुंबई और बेंगलुरु देखने को मिलेगा। वहीं मर्डर के मामले में हाईएस्ट नंबर ऑफ मर्डर केसेस हमको देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश में, देन बिहार और फिर महाराष्ट्र में मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए हैं। अगर हम मैक्सिमम केसेस देखते हैं पॉस्को के अंतर्गत, तो पॉस्को के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो केस रजिस्टर हुए हैं, पॉस्को एक्ट तब लगता है जब किसी बच्चे का शोषण होता है। ठीक है, किसी बच्चे का साथ जब अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होती है, तब वहाँ पे पॉस्को एक्ट लगता है। तो पॉस्को के अंदर सबसे ज़्यादा मामले रजिस्टर हुए हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड देन उत्तर प्रदेश मिलेगा। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जैसे कि जमतारा मूवी देखी होगी, मैसेज के ज़रिए कई बार आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड इंक्रीज़ हो गए हैं 11.1%। वहीं जो साइबर क्राइम है वो 24.1% इंक्रीज़ हो गए हैं। इस रिपोर्ट में हमें डेटा मिला है। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने हमें बताया है कि लगातार तीसरी बार, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कोलकाता सेफेस्ट सिटी बन गई है इंडिया की। तो ये सारी चीज़ें इस डेटा में सामने आई हैं। आज की लास्ट न्यूज़ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एशियन रेंजर फोरम। तो फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम कहाँ पर हो रही है, गुवाहाटी, असम में हो रही है। इसका मकसद क्या है, एशियन रीजन में जो भी रेंजर काम करते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फाइट करने होते हैं और किस तरीके से रेंजर हमारे एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको रडार इस्तेमाल करना है, जीपीएस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, जिससे हम जो लकड़ियों की कटाई होती है, इलीगल तरीके से जो लकड़ियों को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, या फिर जानवरों को इलीगल तरीके से मारा जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग होती है। तो रेंजर का क्या काम है, बेसिकली अपने जो एरिया है, उनकी जो रेंज है, उसको प्रोटेक्ट करना। तो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और ग्लोबली हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं। ये पहली मीटिंग है, गुवाहाटी में हो रही है, 8 दिसंबर को कंक्लूड होगी। अब इस मीटिंग की अगर थीम बात करें तो एशियाज बायोडाइवर्सिटी गार्जियन, याद रखिएगा रेंजर के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, बायोडाइवर्सिटी गार्जियन। किसे कहा गया है, रेंजर को कहा गया है। तो एशियाज बायोडाइवर्सिटी गार्जियन फॉर 30x30, ये यहाँ पर थीम डिसाइड की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लोरिंग वीमेनहुड फाउंडेशन वन दुर्गा कंजर्वेशन अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ महिला रेंजर्स को ये अवार्ड दिए गए हैं, वीमेन रेंजर को अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन सी है वो, हिना पटेल है गुजरात की, मार्टिना संगमा है मेघालय से और दीपिका वशिष्ठ है राजस्थान से। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमेज़ॉन इंडिया के बारे में। तो अमेज़ॉन इंडिया को एक अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो स्टेपल फूड होते हैं, मतलब जिनका जनरली ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दाल चावल हम डेली रूप से खाते ही हैं ना उनको, तो इनके लिए एक सब्सिडाइज स्टेपल फूड स्टोर ओपन किया जाएगा दिल्ली मेट्रो स्टेशन में। और इन स्टोर को मैनेज करने का काम कौन करेगा, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये फैसला लिया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजकोट फोर्ट महाराष्ट्र में किसका स्टैच्यू अनवील किया गया है, तो आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इन दिसंबर 2023 कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने जीवन उत्सव स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कतर वाइस प्राइज किसने जीता है? फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा सफीना हुसैन। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया, नई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, ICC क्रिकेट राइट फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027 किस कंपनी ने एक्वायर किए हैं? आंसर हो जाएगा अमेजॉन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंगली भारत की GDP क्या प्रोजेक्ट की गई है 2026 के लिए? तो आंसर हो जाएगा 7%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड किसे दिया गया है बाय एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी? तो आंसर हो जाएगा शीतल देवी, जो कि एक पैरा आर्चर है। तो इनका स्पोर्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है कि शीतल देवी जो कि न्यूज़ में थी, तो शीतल देवी किस स्पोर्ट से है? तो आंसर हो जाएगा आर्चरी, मतलब तीरंदाजी से है। ठीक है, फिर कल मैंने आपको एक अवार्ड के बारे में बताया था, जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। कौन सा स्टेट देता है? तो केरला के बेस्ट स्पोर्ट पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और इस साल ये अवार्ड किसे दिया गया है? अगला क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा M श्रीशंकर को, या मुरली श्रीशंकर को दिया है। मुरली श्रीशंकर का रिलेशन किस स्पोर्ट से है? तो आंसर हो जाएगा लॉन्ग जंप से। तो मेरा यहाँ पे मकसद आपका ये है कि देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अवार्ड कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, और वो पर्सन जिसे अवार्ड मिल रहा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उनका एरिया क्या है। नेक्स्ट है, विलियम सैमोई रूटो किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? मैंने बताया था 3 दिन के विजिट पे भारत आए हुए हैं, केन्या के प्रेसिडेंट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियन रेंजर फोरम फर्स्ट मीटिंग कहाँ हो रही है? तो गुवाहाटी में हो रही है, असम में। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। आप मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।